हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हाईटेक तिलक के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है असलम खान। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स का, जो कि सेकेंडरी लेवल की जो बुक्स में भी है और कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें भी मैथ का एक टॉपिक है। नाम है टॉपिक का LCM व HCF। LCM व HCF, तो LCM को तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों के बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, कि हमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ LCM के बारे में। तो LCM का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है बेटा, LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। तो LCM का मतलब होता है बेटा लघुत्तम। अब लघुत्तम में आता है लघु। लघु का मतलब होता है बेटा छोटा। लघु का मतलब होता है छोटा। अब इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया, शब्द ऐड हो गया हिंदी का लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है बेटा सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है बेटा, अब फिर बात करते हैं HCF की। तो HCF का मतलब होता है महत्तम, और महक का मतलब होता है बड़ा। अब इसके साथ भी एक शब्द इंक्लूड हो गया महत्तम, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करता हूं, इनकी परिभाषा की बात करता हूं, तो LCM की परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है बेटा, अब HCF की मैं बात करूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। तो बेटा ये इनकी डेफिनेशन हो गई LCM की और HCF की, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक की और महत्तम समापवर्तक की जो है परिभाषा। तो LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, और HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है बेटा,
अब एलसीएम और एचसीएफ में तो मैं निकालना बताता हूँ। जैसे किसी भी संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो देखो, जैसे मैंने यहाँ निकाला 12 और 16 का, मुझको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो अब मैं पहले एलसीएम के लिए बात करूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा 12 और यहां लिखूंगा 16। अब मुझे इसके दोनों के अंदर छोटी से छोटी संख्या उसका भाग देना है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या है 2। 2 का भाग दोनों में जाए, 2 छिंग 12, ठीक है, और 2 अंटे 16, ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब मैं फिर इस दोनों में भाग दूंगा। 2 का भाग जा रहा है 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक है। अब फिर 2 का भाग जा रहा है 4 में। देखो यहां पर 3 भी आ रहा है, लेकिन मुझे पहले सबसे छोटी संख्या स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहां पर मैं 2 ही लूंगा क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। तीन को ऐसा कैसा रख दो यहाँ पे क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा। 2 दूनी 4। अब फिर वापस 2 का जा रहा है एक भी संख्या में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर से 2। अब वही 3 को मैंने वापस ऐसा कैसा रख दिया, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ गया पूरा। अब मुझे भाग देना है 3 का, 3 एकम 3 और ये 1। तो इसके फैक्टर्स जो गुणनखंड है वो ये हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके मल्टी फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो इसका एचसीएफ बेटा हो गया 48। 12 और 16 का सॉरी एलसीएम 48 हो गया 48, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ की। तो बेटा एचसीएफ निकालने के लिए मुझे, जैसे मैंने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे इन दोनों नंबर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल मुझे अलग अलग निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 12 और मैंने यहाँ लिखा 16, ठीक है। अब 2 छिंग 12, फिर 2 का जा रहा है भाग, 2 तिया 6, अब जा रहा है 3 का, 3 एकम 3। अब मैंने इसका निकाला 2 अंटे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें जो है दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन संख्या देखनी है। तो देखो 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो 1 मैंने लिख दिया 2 क्योंकि 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। 1 कॉमन आ रहा है, फिर से 2, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिए। तो अब और कोई कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 2 आ रहे हैं, लेकिन दोनों में 3 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, तो 2 2 के जोड़े बन रहे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो बेटा इसका एचसीएफ हो जाएगा बेटा 4। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही किसी भी संख्या का कितनी ही संख्या हो चाहे और कितना ही बड़ा हो, उनको अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। वैसे तो और भी तरीके होते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, जिससे हम जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम हो गया यहाँ पर। अब एक बात आती है बेटा, एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, मैं यहाँ बता देता हूं नीचे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर N1 गुणा N2, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो जो N नंबर और N2 नंबर है उनके गुणनफल के बराबर होगा। देखो हमने एचसीएफ और एलसीएम कितना निकाला, 48 और 4, 48 गुणा 4, ठीक है। अब N1 कितना था बेटा, ये तो है N1 और ये है N2, तो ये था 12 गुणा 16। देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। 48 चौके होते हैं 192, 192, और 12 गुणा 16 का मान भी होता है 192। देखो दोनों मान बराबर है, 192 और 192, यानी कि हमारा एचसीएफ भी सही है और हमारा एलसीएम भी सही है। अगर आपको जांच करना हो कि हमारा जो आंसर निकाला है सॉल्यूशन करके, अगर वो सही है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ निकाल लेना, तो उनका गुणनफल वो दोनों संख्या, जितनी भी संख्या निकालो उनको गुणा कर लेना, दोनों का मान बिल्कुल समान आएगा, ठीक है। तो ये तो था एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात।
अब हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के अंदर अपने पास एक संख्या आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब बेटा ये क्या होती है? तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, पीएम, प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो इसकी परिभाषा हम देंगे, वह संख्या, वह संख्या जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बेटा वह संख्या जिसमें स्वयं का यानी कि सेल्फ, खुद का भाग जाए और एक भाग जाए केवल एक का, यानी कि वह संख्या जिसके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। या इसकी डेफिनेशन और अपन ऐसे भी दे सकते हैं कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो बेटा वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो का मतलब एक तो एक गुणनखंड तो होगा एक, और एक वो खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं 17 की, एक नंबर है यहां पर 17। अब मुझे एक बताओ 17 में किसी भी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, जाता है लेकिन एक तो एक का भाग जाएगा 17 बार, और एक जो खुद है 17, ये 17 का भाग जाएगा 17 एकम 17 एक बार में। तो दो हो गए इसके गुणनखंड, तो ये होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहां पर ऊपर वाली परिभाषा के हिसाब से अगर इसको समझें तो वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एक का भाग जाता है और 17 का भाग जाता है सिर्फ खुद का, जो खुद संख्या है। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं अपन 11। देखो 11, अब 11 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 11 में सिर्फ एक का भाग जाता है और एक 11 का जो खुद संख्या है उसका भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब भी समझ में आया कि वह संख्या जिसमें केवल एक का और खुद का भाग जाए, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो जो है अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, कंप्लीट है यहां तक। अब जैसे मान लो मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं। अब अभाज्य संख्या जो है सौ से 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं बेटा 25 होती है। कितनी होती है? 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब 25 अभाज्य संख्याएं होती है तो 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या, तो बेटा 25 तो अभाज्य होती है। अब आप जल्दी से कह दोगे नहीं 75 होती है, नहीं 75 नहीं होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होती है बेटा 74। अब आप 74 बोल रहे हो। अब देखो यहां जोड़ो, देखो टोटल तो संख्या हो रही है 99, 99, लेकिन अब आपको सर 100 तक है तो 100 में एक कहां गया? एक संख्या कौन सी? एक संख्या क्या गायब कर दी? तो यहां पर जो है एक बात याद रखने वाली बात बेटा, एक भैया एक आता है बादशाह,
ये जो एक है ये ना तो भाज्य संख्या होती है, ना भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है बेटा, तो एक को गायब कर दो उसमें से। तो एक तो ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई 25 संख्या वो होगी अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या होगी बेटा 74। ठीक है, अब इसके अंदर एक संख्या आती है बेटा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बेटा 2। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इसके अंदर एक खास बात और है, सबसे छोटी एक मात्र एक अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, मात्र सम संख्या, यानी कि एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, वो है 2। इसके अलावा और कोई सी भी संख्या सम संख्या नहीं होती जो छोटी होती हो या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होती हो, अभाज्य। ठीक है, अब एक अपने पास आता है पूरे मैथ्स के इतिहास में, पूरे संपूर्ण गणित के अंदर, संपूर्ण गणित के अंदर बेटा, संपूर्ण गणित पूरा ओवरऑल गणित का, मैथ्स का इतिहास, मैथ्स की हिस्ट्री में संपूर्ण गणित में 2 अभाज्य संख्या लगातार, मैंने शब्द बोला बेटा लगातार, तो लगातार 2 अभाज्य संख्या आती है, वो आती है बेटा 2 और 3। ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। पूरी गणित के अंदर जो है केवल और केवल ये 2 संख्या ऐसी होती है जो लगातार आती है। 2 लगातार अभाज्य संख्या है, बताइए कौन कौन सी है? तो 2 लगातार अभाज्य संख्या है, केवल 2 और 3। तो बेटा ये अभाज्य संख्या का था डिटेल बेसिक। ठीक है, तो मैंने अभाज्य संख्या को पूरा स्टार्टिंग 0 लेवल से समझा दिया। ठीक है, यहां पर वापस दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वह संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होती है बेटा 25, और 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या होती है 74। अब ये दोनों का मिला के टोटल 99 होता है, लेकिन एक जो है ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है। उसके बाद संपूर्ण गणित में 2 अभाज्य संख्याएं लगातार 2 बार अभाज्य संख्या आती है, वो आती है 2 और 3। इसके अलावा कहीं भी लगातार 2 अभाज्य संख्या मोड़ को नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब आगे मैं बात करूं अभाज्य संख्या का एलसीएम, अभाज्य संख्या का एलसीएम। बेटा अगर 2 अभाज्य संख्या, कितनी भी अभाज्य संख्या हो, अगर उन्हें हमें उनका एलसीएम निकालना है तो कुछ नहीं करना, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। यानी कि अगर आप लोग को दिख रही है कि जितनी भी संख्या अगर मेरे को उनका एलसीएम निकालना है, अगर वो सब अभाज्य संख्या है तो बेटा उनको सबको आपस में गुणा कर दो, वही उसका एलसीएम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 7 की या 11 की और 7 की, देखो बेटा दोनों संख्याएं अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 11 भी क्या है? अभाज्य। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो बेटा कुछ नहीं करना, 77 गुणा कर दो दोनों का आपस में, वही उसका एलसीएम होगा। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, ये तो हो गया एलसीएम। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बराबर बेटा होता है 1। कितना होता है? 1। हमेशा ऑलवेज एचसीएफ प्राइम नंबर का वो होगा 1। ठीक है, अब सर क्या हो सर ये एचसीएफ और ये तुम्हें कैसे पता है कि 1 होता है या 77 होता है? तो इसको आओ प्रैक्टिकली देख लेते हैं। चलो मैं अगर एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम कैसे निकालता हूं? ऐसे निकालता हूं एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम के लिए देखा तो भाग दो, 7 का ही भाग जा रहा है ओनली, 7 एकम 7,
अब 11 को ऐसे कैसे रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने 11 का भाग दिया तो 1 और 11 एकम 1। तो देखो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 गुणा 7 बराबर देखो 77 होता है क्या। देखो मैंने बताया कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो उनका गुणनफल होता है, मैंने डायरेक्ट ही गुणा कर दिया 77। देखो मैंने ऐसे भी कर लिया। ये आपकी मैथमेटिक्स मांगती है टाइम। मैथमेटिक्स की अगर क्वेश्चन अगर भर्ती परीक्षा में कहीं पे भी सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रहेगी आपको, बेसिक चीजें, तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब टाइम बचेगा। अब यहाँ पर देखो जो एचसीएफ, अब मैं बात कर रहा था कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। अब 1 कैसे होता है, तो मैंने कहा था अपन एलसीएम निकालते हैं, मैंने यहाँ एलसीएम निकाला था ये। अब मैं अगर एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ देखो मैंने कहा था अलग अलग निकालना है। तो ये 7 और 1 हो गया 11। तो देखो 7 का मैंने निकालूंगा यहाँ पे, तो 7 में देखो केवल और केवल 7 का ही भाग जाता है, 7 एकम 7। 11 में भी केवल 11 का ही भाग जाता है। देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मैंने कॉमन निकाले थे ना, ये कॉमन है ना ये कॉमन है, इसलिए इनका एचसीएफ कितना आता है 1। तो बेटा ठीक है। अब आज ये संख्याओं का, तो ये बेसिक डिटेल आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। अब अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन कैसे आता है और उनको सॉल्व कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अब ये सारी चीजें बेसिक थी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई भर्ती एग्जाम में या जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15 और 20 का पूरा पूरा भाग जाए। तो बेटा ये आ गया क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 15 और 20 का पूरा पूरा भाग जाए। अब बेटा यहां देखो दिख रहा है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब मुझे निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है इनका, एलसीएम। तो मैंने बताया था निकालते हैं एलसीएम, तो चलो निकाले एलसीएम इसका। 12, 15 और 20, तो इनका एलसीएम अगर अपन निकालेंगे तो देखो बेटा पहले 2 का भाग जा रहा है, तो 2 छिंग 12। अब 15 में नहीं जा रहा, 15 को ऐसे कैसे छोड़ दो यहाँ पर इसके साथ में। 20 में जा रहा है, 2 ढाई 20, ठीक है। अब फिर 2 का जा रहा है, तो ये लो 2 तिया 6। 15 का नहीं जा रहा तो 15 को ऐसे कैसे लिख दो। 2 का फिर जा रहा है भाग, 2 पंजाने 10। अब बताओ बेटा 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब जस्ट 3 का जा रहा है भाग, देखो इससे बड़ी संख्या हो गई 3, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। अब 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसा कैसा लिख दो। अब बेटा किसका जा रहा है भाग, 5 का जा रहा है क्या, तो ये लो 5, ये 1 1 और 1। देखो देखा कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो बेटा वह सबसे छोटी संख्या 60 होगी जिसके अंदर 12 का, 15 का और 20 का भाग जाएगा। देखो देखा जोड़ लो, सबसे छोटी मतलब स्टार्टिंग अगर 0 से करें अपन, 1 से करें, तो 1 से लेकर 60 पर जाओगे तो ये पहली संख्या मिलेगी जिसका 12 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 20 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। छोटी संख्या ये, फिर इससे आगे और बड़ी आती है, ठीक है। तो 12, 15 और 20। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं ओनली भर्ती परीक्षा में मैथमेटिक्स के टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा एक और लेवल पे चलते हैं आगे। ये दूसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10,
12 व 15 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो भाई अब शेषफल आ गया बीच में। भाई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 का भी भाग जाए, 12 का भी भाग जाए, 15 का भी भाग जाए, लेकिन शेषफल कितना है? 0। तो पहले अपन इसको देखो, यहां पर आ गया वह छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। तो मैं यहाँ एलसीएम निकालूंगा। इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 10, 12 और 15 का। इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो देखो, देखा 2 पंजाने 10, 2 छिंग 12, 15 का नहीं जा रहा, ऐसा कैसा छोड़ दे इसको। अब फिर देखो 2 का ही जा रहा है कि एक भी संख्या में जाए तब तक भाग देते रहना है। तो देखो 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो 5 में नहीं जा रहा, इसको ऐसा कैसा छोड़ दो। 2 तिया 6 और 15 में भी नहीं जा रहा, इसको भी ऐसा कैसे छोड़ दो। ठीक है, अब किसका जा रहा है बेटा? 3 का। तो यहाँ लिख दो 5 ऐसा कैसा, 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। अब 5 का जा रहा है क्या? ये लो 1 1 1। ठीक है बेटा, तो देखो 5 तिरी 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो देखो इसका एलसीएम भी कितना आएगा? 60। अब बेटा ये कह रहा है कि शेषफल 0 3 प्राप्त हो। अब शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है तो कुछ नहीं करना बेटा, एलसीएम के अंदर, किसके अंदर? एलसीएम के अंदर एलसीएम प्लस शेषफल। बेटा जो एलसीएम निकाला आपने उसके अंदर शेषफल ऐड कर दो, तो यहां पर आपके पास 60 प्लस शेषफल कितना है? 3। तो यहां पर आ जाएगा 63। 63 आंसर हो जाएगा बेटा। 63 आंसर कब होगा? जब शेषफल 3 दिया हो। क्या दिया हो? 3। 10, 12 व 15 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। तो एलसीएम निकालकर उसको कितने गुना करना है? 3 से। अब यहाँ जो शेषफल है ये चेंज हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। जो भी दे उसको माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है एलसीएम में, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये अब चलते हैं आगे तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 12, 15 का भाग देने पर, 10, 12, 15 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6, 8 और 11 प्राप्त हो। अब बेटा ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप, भाई अब शेषफल 3 दे दिए तो अब क्या करें? तो देखो सबका शेषफल अलग है। अगर शेषफल सबका 1 दिया होता मुझे, तो मैं उसको क्या कर रहा था? एलसीएम में से ऐड कर देता उस शेषफल को, तो मेरे पास आंसर आ जाता। लेकिन अब इसने क्या किया? शेषफल अलग अलग दे दिया। तो इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो वही एलसीएम निकालना है। देखो बेटा एलसीएम मैंने निकाला था 10, 12 और 15 का। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको, एलसीएम आया था 60। कितना एलसीएम आया था? 60। मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि एलसीएम आया था 60 और संख्या भी यही थी। अब इसमें बोल रहा है कि शेषफल, तो कुछ नहीं करना बेटा। अगर शेषफल ज्यादा दे, अलग अलग शेषफल दे, तो जो शेषफल दिया गया है और जो संख्या है उनका जो अंतर देखना है। तो बेटा 10 का शेषफल कितना है? शेषफल क्रमशः 6। ठीक है, 12 का शेषफल कितना दिया बेटा? 8। और 15 का शेषफल कितना दिया बेटा? 11। तो देखो यहां पर अंतर कितने का? देखो 10 में 6 में दिया, अंतर आ रहा है 4 का। 12 में 8 का कितना अंतर आ रहा है? 4 का। 15 में 11 का कितना अंतर आ रहा है बेटा? 4 का। तो कुछ नहीं करना, इस एलसीएम में से 4 को माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना। ये 60 माइनस अंतर, तो 60 यानी कि यहां पर लिख दो मैं एलसीएम।
एलसीएम एलसीएम माइनस अंतर, तो एलसीएम में मेरा 60 और अंतर कितना आ गया 4, तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा बेटा 56। कितना आंसर आएगा बेटा 56। और अंतर भी किसका देखना है, जो उनका एलसीएम आएगा, उनका जो शेषफल आएगा और जो संख्या है उनका अंतर देखना है और उस अंतर को ही माइनस करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन था। अब इसका पूरी डिटेल मैंने क्या बताई, एक तो जब शेषफल कुछ भी नहीं दिया और डायरेक्ट एलसीएम निकालना, तो मैं डायरेक्ट निकाल कर एलसीएम आंसर आ गया। जब एलसीएम जब शेषफल समान हो, जब शेषफल समान हो तो क्या करना है, एलसीएम निकाल कर और शेषफल को क्या कर देना है बेटा ऐड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको शेषफल दिया हुआ है, सॉरी एलसीएम के अंदर इस ऐसी संख्याओं में उसका एलसीएम निकालना है और शेषफल को क्या कर देना है ऐड। कब, जब शेषफल 1 दिया हो, बिल्कुल सभी संख्याओं का। अब जब शेषफल अलग अलग हो तो क्या करना है, जो उनका अंतर है दी गई संख्या और दी गई संख्या ये और शेषफलों के अंतर को एलसीएम में से क्या करना है बेटा माइनस करना है, या अंग्रेज क्यों बने अपन, ये लो घटाना है। तो बेटा घटा दिया, देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया था। अगर शेषफल 1 दे तो कुछ नहीं करना, ऐड कर देना है एलसीएम के अंदर। और अगर शेषफल अगर आपको अलग अलग दे तो आपको एलसीएम में से सभी संख्याओं का जो दी गई संख्या और शेषफल का अंतर है उस अंतर को, उस डिफरेंस को क्या करना है माइनस करना है। तो 60 - 4 बराबर हो गया 56। तो बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एलसीएम एचसीएफ के जो टॉपिक है उसके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं और ये भी 2 या 3 नंबर का टॉपिक है मैथ का। बिल्कुल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ आती है तो मैथ के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 3। अब एक लास्ट टाइप का और पढ़ लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का। पूर्ण वर्ग संख्या का चौथा क्वेश्चन था, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये लो भैया पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 6, 8, 10 का पूरा भाग जाए। तो बेटा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 6, 8, 10 का पूरा भाग जाए। अब भैया पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसमें समान संख्या का जोड़ा, समान संख्या का जोड़ा। अब जोड़ा बोले तो ये होता है पूर्ण वर्ग, सॉरी वर्ग होता है, या पूर्ण वर्ग मान लो क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या पढ़नी है। तो देखो 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5, 6 गुणा 6, ऐसे चलता रहेगा बेटा। तो इसका आएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो बेटा ये इनके वर्ग होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ग होते हैं तो अब इसका क्वेश्चन कैसे हल करते हैं तो वो देखते हैं अपन। इसको मैं क्लियर कर देता हूं।
चलो देखते हैं। अब पहले तो बेटा मेरे को इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो बेटा 6, 8 और 10 का देखो बेटा एलसीएम कितना है। देखो 2 का भाग क्या रहेगा? 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजाने 10। फिर 2 का जा रहा है क्या भाग? तो ये लो 3 ऐसा कैसा लिख दो, 2 दूनी 4 और फिर 5 में भी नहीं जा रहा, 5 को भी ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है। अब फिर 2 का जा रहा है तो 3 ऐसा कैसा लिख दो, यहाँ आ जाएगा 1, 2 एक कम देगा, फिर 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसा कैसा लिख दो। अब बेटा 3 में जा रहा है क्या? 3 एकम 3, फिर 1 में जा रहा है 1, अब 5 में 5 को ऐसा कैसा लिख दो, फिर 5 का 1 1 1। देखो देखा इसके मल्टीपल फैक्टर ये हो गई क्या? सॉरी फैक्टर। तो अब इनमें बताओ मेरे को, इन दोनों का तो जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा और इसका नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो अब क्या करना है भैया? तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको ठीक है। अब इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 दूनी कितने हो गए? 2 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 4। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका आप खुद बना दो, जोड़े बना दो। तो देखो यहां पर इसका जोड़ा बनाया 2 हो गया, इसका जोड़ा बना दिया 3 हो गया, इसका जोड़ा बना दिया 5 हो गया। ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तरी 9, 55 25। तो कितना हो गया? गुणा 4 गुणा 9 गुणा 25। देखो देखा बेटा 25 चौक 100 और 9 चौक 36। तो बेटा कितना आंसर आया? 3600। तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जिसके अंदर 6, 8 और 10 की पूर्ण वर्ग संख्या, जिसके अंदर भाग जाए इसका 6 का 8 का 10 का, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी 3600। और ये 3600 पूर्ण वर्ग संख्या किसकी होती है बेटा? बताओ। देखा ये होती है 60 की। किसकी होती है? 60 की। तो देखो 60 का जोड़ा 60, देखो छंग छंग 36, ये लो 3600। देखो देखा पूर्ण वर्ग संख्या ही कैसी है। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 3600 की, जिसमें 6 और 8 और 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसके पहले की कोई भी संख्या नहीं होगी। तो बेटा ये इससे बिल्कुल पूरा टॉपिक हो गया एलसीएम और एचसीएफ का। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने करवा दिया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।